गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे भर्ती टाइम स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम कवर कर रहे हैं यूपी टेट के लिए साइकोलॉजी स्पेशल। यहाँ पर आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर है बाल विकास या बाल मनोविज्ञान। बाल विकास या बाल मनोविज्ञान, क्योंकि ये मनोविज्ञान 30 नंबर का आता है और उसमें से बाल मनोविज्ञान एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे और कोई भी पॉइंट हम नहीं छोड़ेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप देखेंगे बाल विकास कैसे होता है, यानी बालक का विकास, बालक विकास यानी बालक का विकास या बाल मनोविज्ञान। देखिए, बाल मनोविज्ञान क्या है, ये यानी बालक का कैसे विकास हुआ है। ये 4 चरणों में विकास होता है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, और किशोरावस्था। ये बालक का विकास 4 चरणों में होता है। यानी ये होता है जीरो से लेकर ये गर्भावस्था लगभग 9 माह तक, और यहां से शुरू होता है। इसको गर्भावस्था को इसका काल ये इसमें नहीं माना जाता। उसके बाद शैशवावस्था जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। यानी हम इसको कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 0 से लेकर और 18 वर्ष तक, 18 या 19 वर्ष तक जो बालक का विकास होता है वो इन 4 चरणों में होता है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप आगे कवर करेंगे। ये तो इसका सामान्य परिचय है। अब देखेंगे कि बाल विकास या बाल मनोविज्ञान है क्या। यानी गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है या बाल मनोविज्ञान कहलाता है। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन जिस मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। इसको नोट कर लेना कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन जिस मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। अब देखिए, इसमें एक मनोवैज्ञानिक आए बर्क महोदय। बाल मनोविज्ञान को सबसे पहले, ये बर्क एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने सबसे पहले बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया था। इन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। सर्वप्रथम, इसको हम क्रम से बाद में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान का अध्ययन, ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसने किया, बर्क महोदय ने। इसी के बेस पर एक और नए मनोवैज्ञानिक आते हैं, पेस्टोलॉजी ने, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पेस्टोलॉजी ने बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया है सर्वप्रथम, लेकिन कैसे, मनोवैज्ञानिक ढंग से। क्या, यानी सर्वप्रथम वैज्ञानिक तरीके से जो अध्ययन किया है वो पेस्टोलॉजी ने किया है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान का अध्ययन बर्क, और सर्वप्रथम कह लो या ये कह दीजिए कि मनोवैज्ञानिक ढंग से अध्ययन, मनोवैज्ञानिक ढंग से
बाल विकास का अध्ययन या बाल मनोविज्ञान का अध्ययन? बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसने किया है? पेस्टोलॉजी ने। यहां से अगर हम सर्वप्रथम मिटा दें, यानी मनोवैज्ञानिक ढंग से बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया है पेस्टोलॉजी ने, या सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक ढंग से तो भी पेस्टोलॉजी, और सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान का अध्ययन जो सबसे पहले किया था बर्क ने। और मनोवैज्ञानिक ढंग से या वैज्ञानिक ढंग से जब पूछेगा तो उसमें पेस्टोलॉजी आएगा। यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मनोविज्ञान का अध्ययन सर्वप्रथम बर्क ने किया था, लेकिन ये नहीं ध्यान रखते कि वैज्ञानिक ढंग से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी तरह से हम डाउट क्लियर करते चलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हम बुक में से उनको देखकर रट लेते हैं और बुक में देखने के बाद हम वहाँ क्वेश्चन गलत कराते हैं, क्योंकि बुक में इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इससे पहले हमने बहुत से यानी लगभग सभी सिद्धांत पढ़ाए हैं अधिगम के, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए पेस्टोलॉजी ने मनोवैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कैसे किया। इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था, उस पर प्रैक्टिकल किया था, और तब पेस्टोलॉजी ने मनोवैज्ञानिक ढंग से बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया। और 3.5 वर्षीय पुत्र पर प्रैक्टिकल करने के बाद पेस्टोलॉजी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी एक पुस्तक लिखी थी पेस्टोलॉजी ने, ये भी ध्यान रखना है। और बेबी बायोग्राफी क्या थी? ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित थी, यानी बालकों के मनोविज्ञान पर या बालकों के विकास पर आधारित थी। कौन? बेबी बायोग्राफी एक बुक थी, ये बुक थी पेस्टोलॉजी की, ये भी ध्यान रखना है। यहीं से देखिए बुक तो हजारों होंगी, लेकिन जिसका कहीं ना कहीं शिक्षा में महत्व रहा है, योगदान रहा है, उसी बुक को क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। तो इसी तरह से जब हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे तो सारी बुक्स आ जाएंगी, उससे बाहर कहीं आपसे बुक नहीं पूछी जाएगी, ये ध्यान रखना है। बेबी बायोग्राफी में बाल मनोविज्ञान का अध्ययन 3.5 वर्षीय पुत्र पर प्रैक्टिकल करने के बाद पेस्टोलॉजी ने दिया है। इसके बाद आते हैं स्टैनले हॉल। इन्होंने स्टैनले हॉल, इसको इरेज कर किए देते हैं, यहाँ तो कंफ्यूज क्लियर हो गया होगा, कंफ्यूज नहीं रहा होगा। स्टैनले हॉल ने क्या किया था? ये स्टैनले हॉल अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। स्टैनले हॉल ने प्रश्नावली का निर्माण किया था। स्टैनले हॉल ने बाल मनोविज्ञान यानी बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया था। सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण, यानी तरह तरह के इस प्रश्नावली में प्रश्न रखे गए थे जिससे बच्चों का अध्ययन किया जा सके, बच्चों की समझ का अध्ययन किया जा सके। स्टैनले हॉल ने प्रश्नावली का निर्माण किया था और स्टैनले हॉल अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। स्टैनले हॉल अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और स्टैनले हॉल ने जो प्रश्नावली का निर्माण किया था, और ये प्रश्नावली यानी बच्चों का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करना, उनकी समझ का, उनके विचारों का, उनके ज्ञान का एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने के लिए स्टैनले हॉल ने प्रश्नावली का निर्माण किया था। इसी कारण स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक माना गया। बाल मनोविज्ञान का जनक, बाल मनोविज्ञान का जनक स्टैनले हॉल को माना गया। अब देखिए
यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि प्रश्नावली का निर्माण जो किया था वो वुडवर्थ ने भी किया था, तो अब यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण किसने किया, स्टेनले हॉल ने किया। और दूसरे तरीके से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान में सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया, तो वुडवर्थ ने किया। बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण स्टेनले हॉल ने, और मनोविज्ञान में प्रश्नावली का निर्माण R.S. वुडवर्थ ने किया। मैं लिखे देता हूं कि मनोविज्ञान में प्रश्नावली का निर्माण सर्वप्रथम, तो मनोविज्ञान में प्रश्नावली का निर्माण जो किया गया था सर्वप्रथम R.S. वुडवर्थ ने किया था। R.S. वुडवर्थ, देखिए इसको याद रखेंगे, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम जो प्रश्नावली का निर्माण किया R.S. वुडवर्थ ने किया। लेकिन इसके बाद जब बाल मनोविज्ञान आया, यानी बालकों के विकास का अध्ययन करने की बारी आई, तो स्टेनले हॉल ने एक इससे अलग प्रश्नावली का निर्माण किया, जिसके कारण स्टेनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, स्टेनले हॉल। इस तरह से हम कवर करेंगे, ये कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल टॉपिक वाइज, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नावली यहाँ पे भी। लेकिन मनोविज्ञान में सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण वुडवर्थ और स्टेनले हॉल ने जो बाल मनोविज्ञान में प्रश्नावली का निर्माण किया था। इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक आते हैं किरो एंड किरो, और ये लाइन बहुत फेमस है और कई बार पूछी गई है। किरो एंड किरो ने कहा था कि 20वीं सदी बालकों की सदी है। किरो एंड किरो ने 20वीं सदी को बालकों की सदी बताया। 20वीं सदी बालकों की शताब्दी है, या 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। ये क्वेश्चन में पूछी हुई है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर टिक करके रखना है और याद रखना है। किरो एंड किरो ने 20वीं सदी को बालकों की शताब्दी कहा था। तो ये तो हुआ हमारा बाल मनोविज्ञान यानी बाल विकास के बारे में। अब इसी में बाल विकास जो वर्ड आता है, तो इस विकास के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर नाम आता है अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि को हम वृद्धि भी कह सकते हैं। तो ये समझेंगे कि वृद्धि और विकास क्या है, वृद्धि एवं विकास क्या है। तो अब हम इसको समझेंगे। अभिवृद्धि को वृद्धि भी कह सकते हैं, अभिवृद्धि को हम वृद्धि भी कह सकते हैं। और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। यहाँ आज हम बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद यानी बाल मनोविज्ञान में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, उसको हम बहुत अच्छी तरह से कवर करेंगे। इसी के अंदर आता है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि को हम वृद्धि भी कह सकते हैं एवं विकास। अभिवृद्धि एवं विकास। अब देखिए अभिवृद्धि क्या है। अभिवृद्धि वो है जो हमारी बॉडी में कुछ वृद्धि हो रही है, वो संख्यात्मक के रूप में यानी हमें दिखाई दे रही है, तो क्या है अभिवृद्धि। विकास वो है जो हमारे बॉडी में वृद्धि भी हो रही है और कुछ ऐसी बढ़ोतरी हो रही है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, यानी उन दोनों का कॉम्बिनेशन विकास कहलाता है। जैसे हमारा वेट बढ़ रहा है, हम उसको तोलेंगे तो वृद्धि दिखाई देगी, लेकिन विकास में क्या होगा, हमारा माइंड बढ़ रहा है, तो यदि माइंड का वजन तोला जाए तो वृद्धि हो रही है और उसमें जो नॉलेज बढ़ रही है वो विकास हो रहा है। इसलिए हम समझ सकते हैं वृद्धि संख्यात्मक होती है। इसको हम एक तरह से देख सकते हैं
या माप तोल सकते हैं, लेकिन विकास को मापा या तोला नहीं जा सकता। देखिए अभिवृद्धि क्या है। वृद्धि को हम कह सकते हैं कि इसमें वृद्धि होती है या बढ़ोतरी होती है। वृद्धि होती है या बढ़ोतरी होती है। नंबर 1 पॉइंट, यानी अभिवृद्धि में हम इस तरह से इसको कह सकते हैं, अभिवृद्धि में वृद्धि होती है या बढ़ोतरी होती है। इसके बाद हम कह सकते हैं जब हमारा शरीर बढ़ेगा, वृद्धि होगी, तो ये कोशिकाएं बढ़ेंगी। हम कह सकते हैं कोशिकाओं में वृद्धि होती है, कोशिकाओं में वृद्धि होती है। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट ले सकते हैं कि जो अभिवृद्धि होती है वो हमारे शरीर में खूब अच्छी तरह से दिखाई देती है, तो ये केवल शारीरिक पक्ष में होती है, यानी शरीर के रूप में दिखाई दे सकती है। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि केवल ये एक पक्षीय होती है, एकांकी होती है, एकांकी या एक पक्षीय होती है, एक पक्षीय होती है। इसके बाद हम इसको कह सकते हैं कि जैसे वृद्धि हो रही है तो हमारी लंबाई में वृद्धि, हमारी चौड़ाई में वृद्धि, हमारे भार में वृद्धि, इसको हम अभिवृद्धि कह सकते हैं। तो लिख लेंगे लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई और भार में वृद्धि। और भार में वृद्धि, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और भार में वृद्धि को भी हम कह सकते हैं क्या है, अभिवृद्धि है। और अभिवृद्धि क्या है, लंबाई हमारी हम मापते हैं, आज 5 फुट है और 4-6 साल बाद 6 फुट हो गई, तो उसका मतलब हम उसको माप सकते हैं, यानी संख्या के रूप में। भार है, भार को हम तोल सकते हैं, आज 40 किलोग्राम है और कल को या 10 दिन बाद हम तोलेंगे तो 41 किलोग्राम है, तो यानी भार में वृद्धि हुई है, उसको अब हम अभिवृद्धि कह सकते हैं। चौड़ाई को भी हम माप सकते हैं, ऊंचाई को भी माप सकते हैं, तो इसका मतलब इसमें हमें मापने पर संख्या मिल जाती है। इसको हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि संख्यात्मक होती है, अभिवृद्धि संख्यात्मक होती है। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो अभिवृद्धि होती है, ऐसा नहीं है कि हमारी 25 साल तक हाइट बढ़ी, हम 5.5 फुट के हो गए, अब 25 साल और हमारी एज हुई 50 साल, तो फिर 50 साल तक हमारे 11 फुट के हो जाने चाहिए, 10 फुट के हो जाने चाहिए, क्योंकि 25 साल तक हमारी ये हाइट 5 फुट है, तो 50 साल तक 10 फुट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभिवृद्धि जो होती है एक निश्चित समय तक होती है, इसका समय निश्चित रहता है, अभिवृद्धि का समय निश्चित रहता है, यानी 25 या 15, 20 जो भी जितनी भी एज तक अभिवृद्धि होती है, उसके बाद अभिवृद्धि रुक जाती है। तो इसको हम कह सकते हैं, इसको थोड़ा बाद में देखेंगे, विकास को, अभिवृद्धि को अभी हम पूरा कर लें, विकास को हम बाद में देखेंगे। अभिवृद्धि के बारे में हम पहले पूरा टॉपिक करेंगे। देखिए ये हो गया 7 पॉइंट। 8वां पॉइंट आएगा समय निश्चित रहता है जैसे। इसके बाद ये क्या होती है, ये संकीर्ण होती है। संकीर्ण मतलब पतली, या इसको कहते हैं, यानी इसका जो दायरा होता है अभिवृद्धि का बहुत छोटा होता है, ये बहुत छोटी होती है। इसको हम समझ लेंगे आगे। 9 नंबर 9 पर हम ले सकते हैं कि जब अभिवृद्धि हो रही है, जैसे हमारे शरीर में वृद्धि हो रही है, हमारे माइंड मस्तिष्क में वृद्धि हो रही है, उसके भार में, उसके साइज में वृद्धि हो रही है, तो अभिवृद्धि है। लेकिन मस्तिष्क के अंदर जो विकास हुआ, जो हमारा ज्ञान बढ़ा, उसको हम माप या तोल नहीं सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि जो है विकास के अंतर्गत निहित है, लेकिन विकास अभिवृद्धि के अंतर्गत नहीं आता। जैसे हमारे मस्तिष्क का भार बढ़ा तो क्या हुआ, वृद्धि हुई, तो उसका विकास हुआ। लेकिन जब मस्तिष्क के अंदर कुछ नॉलेज आई तो वो अभिवृद्धि में नहीं काउंट होगी,
वो विकास में काउंट होगी। इसलिए विकास के अंदर ही अभिवृद्धि होती है, यानी अभिवृद्धि विकास में निहित होती है। यानी अभिवृद्धि, इसमें लिखेंगे अभिवृद्धि जब विकास में निहित होती है तो हम कह सकते हैं अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता है, निहित नहीं होता है। आप इस टाइप से एक साइड लिखना, उस साइड में हम विकास के चरण लिखेंगे, यानी विकास की क्वालिटी लिखेंगे, तो उससे हमें इसमें अंतर भी पता चल जाएगा। और एग्जाम में सीटेट में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अभिवृद्धि, कोशिकाओं में वृद्धि एक पक्षीय होती है, संख्यात्मक होती है, और एक इधर से रख देता है विकास वाला पॉइंट, बताइए कौन सा गलत है अभिवृद्धि के बारे में। तो इस तरह से हम बिल्कुल समझ के सही कंट्रोल करके रखेंगे। ये एक साइड में लिखने हैं, ये जो है इसके नीचे ही लिखने हैं, और दूसरी साइड में आपको विकास की लाइन, इन लाइन खींच के विकास के बारे में लिखना है। बोर्ड पर जगह कम थी इसलिए मैंने एक ही तरफ कर दिए हैं। अभिवृद्धि के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं और कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को छोड़ दें और हम समझ लें कि अनइम्पोर्टेंट है। प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं, और कई बुक्स का ये निचोड़ है। ऐसा भी नहीं है कि आपने एक बुक में देख लिए तो 4 लिख रहे हैं, दूसरी में देख लिए तो 2 इसमें से लिख रहे हैं, 2 इसमें से, ऐसा नहीं है। ये कई बुक्स का निचोड़ है, यानी जहां से क्वेश्चन बन सकता है 100% हमने लिया है। प्रॉब्लम ये है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, हम सोच रहे हैं कि 4 हमने पॉइंट पढ़ लिए, हमारे याद हो गए, और 5वां पॉइंट आ गया, वहां एग्जाम में देखकर कंफ्यूज हो गए। तो ऐसा नहीं करना है, जो एक्स्ट्रा पढ़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं, इसलिए हमें कुछ छोड़ना नहीं है। और एक्स्ट्रा ऐसा भी नहीं पढ़ना है कि बिना वजह हम पढ़ते चले जा रहे हैं और एग्जाम में आता नहीं है। आप पिछला पेपर सीटेट का उठाकर देख लें या यूपी टेट का, यहाँ से बाल मनोविज्ञान से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब 10वां पॉइंट हम लेते हैं कि इसका स्वरूप जो होता है ये बाह्य स्वरूप होता है। बाह्य स्वरूप कैसे होता है, यानी अभिवृद्धि बाह्य स्वरूप होता है। अगर हमारे शरीर में वृद्धि हो रही है, हमारा शरीर में मोटापा हो रहा है, हमारे शरीर हाइट में वृद्धि हो रही है, हमारे भार में वृद्धि हो रही है, तो ये सब बाह्य स्वरूप है, यानी दिखाई दे जाएगा। लेकिन विकास में ये दिखाई नहीं देता। हमें पता नहीं चल पाता कि आज हमारे 4 का टेबल याद है और कल हमारे 10 तक टेबल याद है, तो कोई व्यक्ति हमें देखकर ये पहचान नहीं कर सकता कि इसके कितने तक टेबल याद हैं। तो मतलब क्या है, बाह्य स्वरूप किसमें, अभिवृद्धि में होता है, विकास में बाह्य स्वरूप नहीं होता, उसमें आंतरिक स्वरूप होता है। नंबर 11 में हम लिख सकते हैं कि जो अभिवृद्धि है, हाइट है, वेट है, लेंथ है, ब्रीथ है, तो इसको हम मापा या तोल सकते हैं। हम कह सकते हैं मापा या तोला जा सकता है, नापा या तोला जा सकता है। अभिवृद्धि को नापा या तोला जा सकता है, अभिवृद्धि को हम नाप या तोल सकते हैं। ये आज के इम्पोर्टेंट ये हैं अभिवृद्धि के पॉइंट। जो बचेगा वो हम लास्ट में कवर कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कवर करेंगे विकास के पॉइंट, यानी विकास कैसे होता है, विकास में क्या क्या होता है। अब हम कवर करेंगे विकास। अभिवृद्धि के बारे में हमने पढ़ लिया। अब दूसरी साइड में, उधर की साइड में आप लिखेंगे विकास। अब विकास क्या है, विकास के बारे में क्या क्या हम लिखना है, हमें ये समझना है। विकास जैसे इसमें वृद्धि है तो इसके सामने ही लिखेंगे क्या करता है, विकास कार्य क्षमता को दर्शाता है। यानी विकास में क्या है, आज हमारे 4 का टेबल याद है, कल को 8 का टेबल याद है, 8 तक, तो हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि हुई है। इसका मतलब विकास कार्य क्षमता को दर्शाता है। इसको इरेज कर लेते हैं और अच्छी तरह से कवर कीजिए और लगे रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि
हमने जो टॉपिक कवर किए हैं बहुत सोच समझकर हम आपको ये कंटेंट दे रहे हैं। आप बिल्कुल पिछले पेपरों के हिसाब से हम यूपी टेट के लिए स्पेशल में साइकोलॉजी, हिंदी, ईवीएस और मैथमेटिक्स ये 4 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। और आप हमारे टॉपिक को देखने के बाद आप स्वयं ही ये मान लेंगे, इमेजिन सिस्टम से हमने कवर की हैं, परिभाषाएं भी, और ईवीएस भी बहुत अच्छा तरीके से कवर की है। आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि लाइफ टाइम याद रहेगा और आपके माइंड पर जोर भी नहीं पड़ेगा, आपके माइंड पर जोर भी नहीं पड़ेगा। विकास क्या होता है? विकास में कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। कार्य क्षमता में वृद्धि मैंने जैसे भी बताया, जैसे हमारे टेबल आज 4 का याद है, कल को 6 तक याद हो गए, तो हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि हुई है। और जो है ये विकास यानी वृद्धि जो थी वो एक समय तक जाकर, निश्चित समय होता है उसका, वो रुक जाती है 20-25 साल तक, लेकिन विकास लाइफ टाइम होता रहता है। तो ये जन्म से मृत्यु तक होता है। विकास जन्म से मृत्यु तक होता है। इसका तीसरा पॉइंट हम कवर कर सकते हैं कि विकास होता है, जैसे हमने कहा था कि वृद्धि होती है, शारीरिक होती है, वो दिखाई देती है, लेकिन विकास क्या होता है? शारीरिक, मानसिक, गतिक, नैतिक, सांवेगिक सभी तरह से विकास होता है, जिसका हमें पता नहीं चल पाता, जो हमें दिखाई नहीं देता। यानी प्रत्यक्ष, अभिवृद्धि प्रत्यक्ष होती है और विकास अप्रत्यक्ष होता है, यानी दिखाई नहीं देता है। हम कह सकते हैं जो विकास होता है वो संवेगात्मक, और नैतिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक और मानसिक, इस तरह से हमारा शारीरिक, इन पक्षों का विकास होता है। यानी सभी पक्षों का विकास हम एक तरह से कह सकते हैं होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे हमने बोला क्षमता में वृद्धि होती है, इसी तरह से ये कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, एक क्षमता में वृद्धि हम इसको कह सकते हैं, यानी क्षमता में वृद्धि होती है। जैसे एक छोटा बच्चा पहले जोड़ के सवाल सीखता है, लेकिन जैसे विकास उसका होता है, 2nd क्लास से पढ़ता पढ़ता 5th क्लास में पहुंचता है, तो बाद में हासिल वाले सवाल भी करने लगता है। यानी उसकी जो क्षमता थी उसमें वृद्धि हुई है। या हम ये कह सकते हैं, यानी माइंड की विकास की बात चल रही है, जो हमें दिखाई नहीं देता और जो दिखाई देता है, यानी एक तरीके से अभिवृद्धि में हमें जो दिखाई देता है उसका अध्ययन है। और विकास क्या है? जिससे जो दिखाई दे रहा है वो तो है, लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा वो दोनों पक्षों का कॉम्बिनेशन है विकास में। यानी अभिवृद्धि विकास के अंदर निहित है। नंबर हम 5 कह सकते हैं कि क्षमता संख्यात्मक, जैसे हमने कहा था कि अभिवृद्धि संख्यात्मक होती है, यानी उसको मापा तोला जाता है, तो हम काउंट कर सकते हैं कि इतने किलो वेट है, इतनी हाइट है संख्या में। लेकिन ये संख्यात्मक तो होता है विकास, और गुणात्मक भी होता है, यानी गुण होते हैं इसमें। जैसे 5 किलो, किसी का आज 5 का टेबल याद है, कल को 10 तक याद हो गए, तो उसकी जो क्वालिटी तो बढ़ रही है, तो ये गुणात्मक भी होता है। इसके बाद जैसे एक निश्चित समय होता है जन्म से मृत्यु तक, इसको हम कह सकते हैं यानी जीवन पर्यंत चलता है। ये जीवन पर्यंत, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप पिछले सीटेट के एग्जाम उठाकर देखना, और यूपी टेट के भी आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिलेगा कि स्टेप बनाकर देता है 4 और पूछता है विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, और 3 कथन सत्य होंगे और 1 कथन असत्य होगा। आप जाकर देख लें। और सबसे पहले तो ये है कि प्रैक्टिस सेट जब लगाएं जब आपके पहले टॉपिक क्लियर हो। टॉपिक क्लियर है नहीं, आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अधूरे हैं। पहले प्रैक्टिस यानी आप टॉपिक क्लियर करें, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप तो प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो आपको ये पता चलेगा कि जो आपको याद है वो तो याद था ही, और जो आपको याद नहीं है प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आपको वो भी याद हो गया, तो आपकी डबल तैयारी यानी अच्छी तैयारी हो जाएगी। हम इसके बाद ले सकते हैं
के जीवन में, जैसे उसको बोला था संकीर्ण होता है, अभिवृद्धि संकीर्ण होती है, बहुत छोटी होती है, इस तरीके से हम कह सकते हैं ये व्यापक होती है, यानी बड़े पैमाने पर होती है। बड़े पैमाने पर यानी व्यापक कैसे, यानी इसमें शरीर का विकास भी होता है, मानसिक भी होता है, नैतिक भी होता है, सामूहिक भी होता है, यानी क्या है, ये व्यापक होता है। इसके बाद 8 पॉइंट हम इसके अंतर्गत ले सकते हैं कि जैसे शरीर में वृद्धि होती है, ऐसी विकास में भी वृद्धि होती है। यानी आज हमारे 10 तक टेबल याद है, कल को 20 तक, यानी जो विकास था वो भी उसमें वृद्धि हुई है, तो विकास में भी वृद्धि होती है। इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। यानी विकास में वृद्धि निहित होती है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, विकास में वृद्धि निहित होती है। निहित होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि जैसे हमने बोला था वृद्धि बाह्य होती है, तो वृद्धि तो बाह्य होती दिखाई देती है, लेकिन विकास बाहर से दिखाई दे रहा है कि बच्चे का विकास हो रहा है, बच्चे आज इतना है, 2 साल बाद इतना हुआ, 3 साल बाद इतना हुआ, यानी विकास हो रहा है, वो वृद्धि है, दिखाई दे रही है, तो उसको हम विकास भी बोल सकते हैं। लेकिन उसके माइंड का भी तो विकास हुआ है, तो इसको हम कह सकते हैं कि विकास जो है वो आंतरिक और बाह्य दोनों हैं। आंतरिक और बाह्य यानी दोनों तरह से होता है विकास। इसके बाद हम ले सकते हैं, जैसे वृद्धि का हम सीधे मापन कर सकते हैं, उसकी हाइट नाप सकते हैं, उसकी लेंथ ब्रीथ नाप सकते हैं, उसका वेट नाप सकते हैं, तो क्या हुआ, वो मापा तोला जा सकता है वृद्धि को। लेकिन विकास को हम सीधे मापन नहीं किया जा सकता, इसका सीधे मापन नहीं किया जा सकता, यानी एकदम से हम इसको नहीं पहचान सकते कि इसका विकास हुआ है या नहीं, सीधे मापन नहीं किया जा सकता, सीधे मापन नहीं किया जा सकता है। तो ये है हमारे विकास और वृद्धि में अंतर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम पॉइंट कवर करेंगे। देखिए इसमें एक अंतर थोड़ा सा मैं और बता दूं, और इम्पोर्टेंट लाइन है वो, और उसके बाद हम बाकी अभिवृद्धि और विकास के जो नियम व सिद्धांत हैं वो कल कवर करेंगे। ये ध्यान रखना है। हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए, हम छोटे छोटे टॉपिक करके और बहुत आसान तरीके से शॉर्ट लैंग्वेज में आपको सारे कंटेंट देंगे। हमारे अगर यदि ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, और आप एक टीचर हैं, आप स्वयं समझ सकते हैं कि कहाँ अच्छा मिल रहा है। अच्छा मिल रहा हो तो शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। आपकी इच्छा है, हम ये कोशिश करेंगे आपको बेहतर दे सकें, ताकि आप हमें अच्छा बताएं या ना बताएं, लेकिन आपकी लाइफ में जब कामयाबी मिले तो आप एक बार ज़रूर सोचें कि हाँ ये टॉपिक किसी टीचर ने हमें अच्छा पढ़ाया था, किसी भाई या किसी दोस्त ने पढ़ाया था, और वो आज हमारे 1 या 2 नंबर हमें देकर गया है। तब आपको पता चलेगा, एहसास होगा कि हाँ वास्तव में किसी का हमारे जीवन में 1 नंबर के लिए योगदान था। तो बस इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये अभिवृद्धि थी और ये विकास, तो इसको हम कह सकते हैं जैसे ये जीवन का आरंभिक समय है, जीवन का आरंभिक समय, यानी जीवन यहाँ पर हमारा शुरुआत हुई है, और यहाँ पर है हमारा जीवन का अंतिम समय, यानी जीवन हमारा समाप्ति की ओर है, जीवन का अंतिम समय। अब देखिए जीवन का आरंभिक समय में क्या होता है, वृद्धि ज्यादा होती है, यानी अभिवृद्धि ज्यादा होती है और विकास कम हो पाता है। यानी बच्चे की हाइट एक अनुपात में 5 वर्ष में ही काफी बढ़ जाता है और 10 वर्ष में बढ़ जाता है, लेकिन आगे फिर बहुत कम बढ़ता है, यानी 25 साल के बाद एक वृद्धि रुक जाती है, उसके बाद विकास होना शुरू होता है, तो विकास बढ़ता रहता है और वृद्धि रुक जाती है। तो ये ग्राफ जब जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है तो इस तरह से बदल जाता है, यानी जो ये जीवन की अभिवृद्धि थी, ये यानी विकास ज़्यादा हो जाता है और अभिवृद्धि कहीं ना कहीं छोटी रह जाती है या कम रह जाती है।
देखिए इसको अभी हम समझेंगे। ये अभिवृद्धि है और ये यहाँ पर पहले अभिवृद्धि थी और ये विकास। तो इसको हम समझेंगे कि क्या अभिवृद्धि एवं विकास कैसे हैं। वृद्धि हुई, धीरे धीरे विकास हो रहा था, लेकिन एक समय ऐसा है विकास ज्यादा हुआ, वृद्धि कम हो गई। तो क्या है, अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, ये ध्यान रखना है। अभिवृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में कि अभिवृद्धि एवं विकास एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इस तरह से क्वेश्चन बना देता है। तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, एक दूसरे के समानुपाती हैं, इस तरह से कंफ्यूज कर देता है। लेकिन अभिवृद्धि हम ये समझ लेते हैं कि वृद्धि बढ़ती है तो विकास कम होता रहता है और विकास ज्यादा होता है तो वृद्धि कम होती है। इसका मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन नहीं, अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे जैसे वृद्धि होती है शरीर की तो विकास भी होता जाता है। इसी को हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से क्वेश्चन आपको बनाकर सीटेट में रख देगा और हम कंफ्यूज हो जाएंगे। यानी अभिवृद्धि एवं विकास एक दूसरे पर आश्रित हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में सही कथन, गलत कथन या सही कथन चुनिए। 3 कथन सही देगा, 1 गलत दे देगा, 3 गलत देगा, 1 सही दे देगा। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि अभिवृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक हैं, अभिवृद्धि एवं विकास एक दूसरे पर आश्रित हैं, विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। ये 3 ऑप्शन सही हो गए। चौथा कह देगा कि विकास को मापा या तोला जा सकता है, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि मापा या तोला तो अभिवृद्धि को जा सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ये था हमारा प्रयास। अब अभिवृद्धि एवं विकास के नियम या सिद्धांत हम कल कवर करेंगे। तो ये था आज का इसका सामान्य परिचय, जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं 1 या 2 नंबर के। तो यदि ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप स्वयं समझदार हैं, एक अच्छे टीचर हैं, आपके पास यदि कोई सुझाव हो किसी टॉपिक से रिलेटेड या आपके पास कोई ट्रिक हो तो कमेंट करके हमें दे दें, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9012029050 पर हमें व्हाट्सएप कर दें। हम आपके टॉपिक को, कंटेंट को, आपकी ट्रिक को अपने इस कंटेंट में शामिल करेंगे, क्योंकि आप भी एक टीचर हैं और सभी का माइंड अलग अलग होता है। किसी के माइंड का कोई पता नहीं कि किस चीज़ को कितनी अच्छी तरह से जानता है। इसलिए हमारा प्रयास ये है कि कई जगह से अच्छी अच्छी चीज़ें इकट्ठी करके हम एक जगह रख दें, ताकि आने वाले समय में हमारे भाई बहन एक अच्छी तरह से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। थैंक यू।